गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। अनन्या सिंह बेटा, हैंड क्यों रेस कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। बेटा बाय मिस्टेक लग रहा है दूसरा लिंक चला गया था वो, इसीलिए कोई एक बच्चा ना आपकी इधर से स्क्रीनशॉट लेके क्लास में मीटिंग का पासवर्ड शेयर कर देना। मे भी कुछ बच्चे लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं ना, उनके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि मैं इसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ये क्या है, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। वैसे पहले तो 1 मिनट का डिस्कशन होगा लास्ट वाले एनटीएससी का, थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों ने रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी दिया नहीं है। कुछ एक छोटी सी चीज भी समझाऊंगा। ओके, हाँ वो गलत आईडी चली गई थी। अंबिका आगे हो, प्रेजेंट हो? अंबिका, साक्षी, बेटा साउंड करेंगे क्योंकि साउंड आ रहा है ना। एंड मोस्ट प्रोबेबली क्या बेटा? बेटा मैं रेजो शेयर करूंगा, पहले रेजो को ही फॉलो करे देन एलन, मतलब सीक्वेंस वाइज रेजो पहले देन एलन। बेटा ऐसा है ना कि रेजो लेवल के वो क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोगों ने बस एक दो गलतियां करी हैं। अच्छा आरुष, एक काम करना बेटा, 2-3 मिनट बाद अटेंडेंस जो है उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना मुझसे। ठीक है बेटा, याद से। थोड़ा 8:05 के आसपास आप ले लेना। सॉरी, 10:05 के आसपास, 10:05 के आसपास। ओके, एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो आप लोगों ने एक क्वेश्चन आया था। आई थिंक देयर वॉज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग रिलेटिव डेंसिटी, और वो मोस्टली बच्चों ने गलत किया है, उसे कैलकुलेट करके सॉल्व कर रहे थे। समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। और आप लोगों से बेटा देखो, सिमिलर क्वेश्चन करा सकता हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं करा सकता। मैंने आप लोगों से एवरेज डेंसिटी के बारे में बात करी थी कि एवरेज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट पर क्या एवरेज रिलेटिव डेंसिटी नहीं कैलकुलेट हो सकती? अगर सोचा जाए कि जिस तरीके से हमने एवरेज डेंसिटी के वेरिएशन को पढ़ा था, उसी तरीके का वेरिएशन रिलेटिव डेंसिटी में होगा। जैसा मैं एक बार हल्का सा उस एग्जाम के क्वेश्चन पे आऊं, बेटा बहुत ऑब्जेक्टिव जो होता है ना पेपर, उसके अंदर अप्रोच होती हैं बेसिकली दो। एक होती है क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आंसर पर आना, और एक कई बार ऐसा होता है कि जो पेपर सेट करने वाला है वो क्वेश्चन ऐसा सेट कर देता है जिसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी, लेकिन ऑप्शन ऐसे रखता है कि आप बिना सॉल्व करे आंसर दे सको। और वो क्वेश्चन वैसा ही था, जिसे मैं कह सकता हूँ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने क्लास में भी एक जगह दो जगह पे ये बातें करी थी कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, हम ये जानते हैं पानी की डेंसिटी ये होती है। अब मैं आपको एक दो चीज़ें साथ में समझाते चलता हूँ। पानी की जो डेंसिटी है एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1000। बट अगर मैं वाटर की रिलेटिव डेंसिटी में वाटर की ही निकालूं, देखो रिलेटिव डेंसिटी अगर मैं वाटर की ही कैलकुलेट करूं, तो बेसिक फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ वाटर नहीं लिखता हूं तो बेसिक फॉर्मूला कहता है इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी आप कंसिडरेशन में ले रहे हो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पे 1000 होता है, तो ये तो हमें पता है 1000 है। अब हमारा सब्सटेंस वाटर ही है, 1000/1000 मीन्स 1। तो मतलब हमें ये पता लगा कि पानी की रिलेटिव डेंसिटी 1 होती है। ठीक है, अब आपने क्या किया है कि वाटर के अंदर अल्कोहल या कोई एक ऐसी चीज
मिक्स करी गई जिसकी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई थी। आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, वो 850 उसकी या फिर 0.85 कुछ ऐसा दिया हुआ था। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट बिल्कुल सिमिलर बेस पर मैं चीज समझा रहा हूँ। मान लो अल्कोहल ऐड किया गया है इसके अंदर, सपोज मैंने अल्कोहल ऐड किया और अल्कोहल की आरडी रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखी है एग्जाम्पल के लिए 0.85। ठीक है, अब पानी में मिक्स हो रहा है, इट इज बीइंग मिक्सड इन वाटर। 650, बेटा किसी को याद है वो वैल्यू 650 थी क्या 850 थी, क्या था वो? कुछ वैल्यू ऐसी ही थी। मैंने एक बच्चे को सॉल्यूशन भी भेजा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन हो गए तो वो अभी मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। किसी बच्चे को ध्यान है, कोई भी एक बच्चा, ये जो क्वेश्चन था आपके एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे के बताइए, कुछ याद आ रहा हो किसी को? मैंने इसका सॉल्यूशन शेयर किया था। बेटा क्वेश्चन नंबर का आइडिया नहीं है, बट ऐसा ही क्वेश्चन था रिलेटिव डेंसिटी का। वाटर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी थी, वाटर के अंदर कोई चीज मिक्स करी गई थी। लास्ट एनटीएससी। चलो मैं एक सैंपल ले लेता हूं, आप लोग आराम से ढूंढ के उस बेसिस पे कर लेना। मतलब फॉर एग्जांपल इसकी रिलेटिव डेंसिटी 850 दी है, या फिर इसकी रिलेटिव डेंसिटी, हाँ जी हाँ जी, यू कैन शेयर ऑल्सो, और या हाँ बताए बेटा, आप शेयर कर दो क्वेश्चन ना स्क्रीन पर, ताकि हम इसको ना देख लेंगे। मैं परमिशन दे देता हूं एक बार। यस बेटा, यू कैन शेयर नाउ। इसके बाद साउंड शुरू कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। यस बेटा। यातुशी बेटा, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, अब हो रही है, हो रही है, हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज या कल में इसका वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर देता हूँ। ओके, ये रहा देखो, हाँ। 5 kg ऑफ लिक्विड इथेनॉल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो, ये जो वर्ड है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमने पढ़ा था, ये मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी 0.79। ठीक है, और इसे मिक्स किया गया है वाटर के अंदर। ठीक है, इस मिक्स्ड विद 10 kg ऑफ वाटर। अब मैं इसके ऑप्शन ऑप्शन लिख रहा हूं, फिर आपको एक बार स्क्रीन शेयर से हटा देना। 0.918, 918.6, 9.18, 91.8। ओके बेटा, ठीक है, या तो हटा दीजिए स्क्रीन शेयर से। देखो, वैसे आप इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करोगे तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, सिर्फ आप ये अप्रोच भी सीखनी जरूरी है बेटा। कई बार क्वेश्चन ऐसे बनाए जाएंगे एग्जाम में जो कॉमन सेंस के बेस्ड पे होंगे, जिसका आंसर आप देने को 1 सेकंड में दे पाओगे, नहीं तो आपको 5 मिनट भी लगेगी, तब भी आंसर की श्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी होगी। इसका ओरिजिनल कैलकुलेशन मैंने शेयर किया था किसी बच्चे से। ओरिजिनली तो ये 920 के आसपास आंसर इसका जो आने वाला है वो 920 के आसपास आता। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी में, सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी में इसका ओरिजिनल आंसर 0.918 के आसपास आता, लेकिन 920 के आसपास आता, लेकिन वो कैलकुलेशन बड़ा लंबा है। मैं आपको ओरिजिनल कैलकुलेशन शेयर कर दूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करना है तो कैसे। देखो क्या हो रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इथेनॉल की गिवन है। इथेनॉल इज ए काइंड ऑफ अल्कोहल, तो मैं शॉर्ट में इसको अल्कोहल ही लिख रहा हूं, 0.79। और मिक्स किस में किया गया? फर्स्ट सब्सटेंस ये है, सेकंड जो है वाटर।
इसमें मिक्स किया गया और इसकी कितनी थी 1। अब आपको पता है ये एक मटेरियल दूसरा मटेरियल, इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो एवरेज रिलेटिव डेंसिटी वही पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर। इन दोनों का मिक्स होगा तो रिलेटिव डेंसिटी एवरेज आएगी। अब खुद सोचिए, पानी की रिलेटिव डेंसिटी 1 थी, इसमें ये चीज एंटर होगी तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी में क्या करेगी, डिक्रीज और इंक्रीज। थोड़ा पीछे हम पढ़ चुके हैं, पानी की रिलेटिव डेंसिटी 1 है, नई एंटर करने वाली चीज की डेंसिटी 1 से कम है तो ये इसकी एवरेज को नीचे ही लाएगी। अगर ये 1 से ज्यादा होती तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी को 1 से बढ़ा देगी। तो आंसर मस्ट बी डेफिनेटली लेस देन 1। हम इतना जरूर कह सकते हैं, आंसर इज डेफिनेटली लेस देन 1। 1 से थोड़ा कम होगा, 1 से कम होगा, बस सिंपली ये बात। अब आप ऑप्शन देखोगे ना, 1 से कम कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने। देखो, एक को छोड़कर 9186, ये ऑप्शन एक्चुअल में एवरेज डेंसिटी है मिक्सचर की। इट इज एवरेज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये मिक्सचर की एवरेज डेंसिटी है, लेकिन आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछा है। आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाला आंसर लगा सकते हो गलती से, अगर आपने एवरेज डेंसिटी सोच के लगाया। देन ये वाली वैल्यू भी 1 से बड़ी है, ये भी 1 से बड़ी है, 1 से छोटी ए की वैल्यू ये। तो इतने सेकंड्स का ही काम था इसमें। पूरा कैलकुलेशन मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, नहीं तो हमारा जो है डिस्कशन इसी पे चलता रहेगा। हम साउंड के लिए हमारे पास वैसे ही टाइम कम है। बेटा ये वाली बात समझ में आ गई है सभी को जो मैंने अभी यहाँ बताई है, कि ये हम किस तरह से आइडिया लगा रहे हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन जो था, सॉल्वेंट था, वो वाटर था। वाटर में एंटर करने वाला न्यू सब्सटेंस जो है वो अल्कोहल है, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है। तो जो एवरेज बनेगा वो डेफिनेटली 1 से कम ही जाएगा, क्योंकि एंटर करने वाले की डेंसिटी कम है। तो वो ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो न्यू एंटरिंग क्वांटिटी है वो कम है तो एवरेज भी कम हो जाएगा, और अगर वो ज़्यादा है तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। ऐसा रहता है। ठीक है, हम लोगों ने मार्क्स और अलग अलग तरीके से इस चीज़ों को डिस्कस किया था क्रिकेट मैच वाले केसेस के थ्रू। ठीक है, आरुष एक बार जरा मेरे से शेयर कर देना, है ना, अटेंडेंस शेयर कर देना बेटा। बेटा अभी रिसेंट जो है ना 62 की स्ट्रेंथ पर, उस पर ले लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 1-2 सेकंड्स रुक रहा हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ साउंड पे। और इसका मैं 2 दिन में आज या कल तक मैं कोशिश करूंगा इसका वीडियो लेक्चर पूरा डाल दूं, ताकि वीडियो में कंप्लीट हो जाए। फिर हमारे पास रेजोनेंस का मटेरियल आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो हम उस पर करते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, सबसे पहला दैट इज साउंड। देखो साउंड क्या है, बहुत पहले भी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, छोटी क्लासेस में भी देखा हुआ, 8th तक 7th तक भी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहते हैं कि एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें किसी चीज को सुनने के लिए एनेबल करती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज अस टू हियर समथिंग, या दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग, कई बार ऐसा कहा जाता है। एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमें सुनने में, किसी भी चीज को सुनने के लिए एनेबल करती है। अगर साउंड क्रिएट नहीं होगी तो हम सुन नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली साउंड के बारे में हम ये कह रहे हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enable us to hear something. डोंट वरी अबाउट द नोट्स मिल जाएंगे। दैट enable us to hear something. अब एक्चुअली देखो, जिस किसी भी चीज को एनर्जी की फॉर्म कह दी जाए, चाहे कोई भी हो, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ोगे अगर कहा जाए कि ये चीज एनर्जी की फॉर्म है, तो जहां एनर्जी आपको दिखी तो एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ वेव। एनर्जी हमेशा वेव की फॉर्म में रहेगी, किसी भी चीज के पास हो। आप अलग अलग एनर्जी की फॉर्म्स याद करो, ठीक है, तो आपको दिखेगा उस चीज के पास वेव मोशन होगा। ठीक है, अगर वो पार्टिकल है, छोटी चीज है तो। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं लाइट की। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट भी वेव में ट्रेवल करती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी
वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो जितनी एनर्जी की फॉर्म्स हैं, चाहे जो भी एनर्जी की फॉर्म्स पढ़ रहे हो, उनका ट्रैवलिंग करने का तरीका वेव की तरह का होता है। ठीक है, वेव की तरीके का मतलब क्या है, और ट्रैवलिंग के लिए यहां हम एक बार कई जगह वर्ड यूज करेंगे, प्रोपगेशन। वी विल नॉट यूज द वर्ड मेनी टाइम्स, मैं वर्ड यूज कर लूंगा प्रोपगेशन। मतलब तो वही है कि ट्रैवल करना। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है, ठीक है, वो वेव की फॉर्म में जा रही है। अब वो वेव की फॉर्म में किस तरीके से जा रही है, ठीक। अब एक चीज और समझ लेते हैं, वेव क्या होता है, वेव को हम क्या कहते हैं, इन चीजों को भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, बहुत छोटे तरीके से समझें तो आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे एक छोटी सी चीज को, कि मैंने एक स्केल को क्लैंप कर रखा है, एक स्केल को क्लैंप कर रखा है। ठीक है, तो मतलब मैंने इसे यहां पर किसी चीज से फिक्स कर दिया। नाउ दिस स्केल इज एट रेस्ट इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर रेस्ट पे है। ठीक है, स्केल रेस्ट पे है, स्केल के सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे। ठीक है, अगर मैंने इसमें किसी तरह से एक्सटर्नली कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, मतलब इसकी जो रेस्ट पोजीशन है, जिसे हम जनरली कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये धीरे धीरे समझते चलेंगे। मीन पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन। अगर इसको किसी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया गया तो ये क्या करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऊपर हिल जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को वैक्यूम में डाल दिया जाए, मतलब ये जहां भी मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं, ये वैक्यूम में करा जाए, तो इसे एक हम लोग स्टैंडर्ड आइडियल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। एक बार आपने इसको डिस्टर्ब करा तो ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही वाइब्रेट करता रहेगा, इफ इट इज इन वैक्यूम, अगर ये वैक्यूम में है तो। ठीक है, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, जिस तरह का इसमें ये जो टू एंड फ्रो मोशन देखने को मिलेगा, जिसे हम वाइब्रेशन कहेंगे। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ वेव मोशन। जो ये टू एंड फ्रो, इसका ऊपर नीचे जो ये मोशन हो रहा है, ये वेव मोशन है। इसे हम जनरली कह रहे हैं कि चलो टू एंड फ्रो मोशन है। अब जो ये जनरेट होने वाली है चीज, वो होगी वेव। इस स्केल के टू एंड फ्रो मोशन से जो जनरेट होगी, वो होगी वेव। मतलब क्या है, एक मिनट, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। इट इज ए स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर का सरफेस है, इसमें आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो आपने क्या किया, इसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया। अब डिस्टरबेंस क्रिएट होने से जो पानी में ये जो जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेव। सो वेव इज व्हाट, वेव इज जस्ट अ डिस्टरबेंस, wave is just a disturbance in medium particle। ठीक है, लेकिन हम ये मीडियम पार्टिकल की डेफिनेशन देंगे सिर्फ साउंड वेव्स के लिए, हम पढ़ भी साउंड वेव के लिए रहे। आगे हम और भी जगह पे पढ़ेंगे वेव के टाइप्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका व्हाट इज अ वेव। वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इन द मीडियम, किसी भी तरह के मीडियम में हम जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी कहलाएगी, उस चीज को हम लोग कहेंगे एक तरीके से वेव। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पर हमने जो डिस्टरबेंस किया है वो दिया है स्केल को, तो इस स्केल के अंदर जो है, जो जनरेट हो रहा है, वो वेव होगा। ठीक है, जो ये मोशन है इसका टू एंड फ्रो, इसे हम कह सकते हैं एक तरह का वेव मोशन है। ठीक है, अगर यहाँ पर एयर होगी तो ये वाली जो साउंड है ये ट्रैवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह। तो हम लोग अभी इसी चीज को पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं कुछ चीजों का, कंपैरिजन ऑफ साउंड एंड लाइट वेव, क्योंकि यहां से कुछ चीजें आपको
बताते हुए चलेंगे। ये दोनों वेव एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट टाइप की वेव हैं, तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिकली हमें साउंड को ही समझना है, वेव के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि फिर वेव के बारे में ज़्यादा समझेंगे तो उसकी इक्वेशन सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हम बेसिकली साउंड वेव ले रहे हैं पूरी तरीके से और लाइट वेव ले रहे हैं। देखो साउंड वेव कैसी वेव है, इसे कहा जाता है, ये ऐसी वेव है जो किसी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। मतलब आपने सुना होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि वैक्यूम है, अगर यहाँ मीडियम होता, एयर होता, वाटर होता या सॉलिड कोई मीडियम होता तो आपको आवाज़ सुनाई देती। तो साउंड वेव जो है एक ऐसी वेव है जिसे किसी मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जनरेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जनरेट तो मैं ये वैक्यूम के अंदर साउंड वेव करवा सकता हूँ, एक वेव जनरेट करा सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा साउंड वेव, मैं एक वेव जनरेट करा सकता हूँ, लेकिन ये वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिएगा, मीडियम चाहिएगा। ठीक है, तो साउंड वेव क्या है, इट इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होती है, अ वेव that needs medium for its propagation, medium for its propagation। और प्रोपगेशन का मतलब आप लोगों को पहले बताया है ट्रैवल, कि ऐसी वेव जिसे एक जगह से, जहां वेव का मतलब आपने समझ लीजिए इसमें मैंने एक डिस्टरबेंस किया। ठीक है, अब ये जो डिस्टरबेंस हुआ है वो इस स्केल में हुआ है। अब इस डिस्टरबेंस को यहाँ से यहाँ पर कोई एक पर्सन है, अगर इस तक पहुँचना है तो पहुँचने के लिए इसे क्या चाहिएगा, मीडियम की ज़रूरत होगी। अगर ये पूरा सिस्टम वैक्यूम में है तो यहाँ पर हमारा वेव जनरेट हो रही है बट ये सुन नहीं सकता। रीज़न कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी जाने के लिए। तो अ वेव दैट नीड मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, ठीक है, इज अ मैकेनिकल वेव। अगर लाइट वेव की बात करें, इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब मीडियम हो चाहे ना हो, लाइट वेव कैन ट्रैवल। मतलब ये नहीं है कि इसको वैक्यूम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, मतलब इट डजंट नीड एनी मीडियम, इट doesn't need any medium for its propagation, any medium for its propagation। इसके प्रोपेगेशन के लिए इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये विदाउट मीडियम और विद मीडियम दोनों ट्रैवल कर सकती है। विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती है और विद मीडियम भी ट्रैवल कर सकती है। मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और ये किसी सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी ट्रैवल कर सकती है। ये हुई इसकी दूसरी बात। अब इस मैकेनिकल वेव को ही हमें दूसरे नाम से समझना है जिसे कहा जाता है इट इज एन इलास्टिक। ये जो हम फर्स्ट पॉइंट जो देखा है, इसमें हमने जो मैकेनिकल वेव नाम पढ़ा था, मैकेनिकल वेव जो नाम पड़ा है, इसे दूसरे तौर पे इलास्टिक वेव भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, वो इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। आप लोगों ने इलास्टिक की एक प्रॉपर्टी क्या देखी है, किसी भी इलास्टिक रबर बैंड को खींचेंगे और जैसे ही हम इस जो डिस्टरबेंस किया है, ये देखो एक्चुअली अगर मान लो ये रबर बैंड है, हमने ये जो एक्सटर्नली फोर्स लगाया है इसके लिए एक डिस्टर्बिंग एजेंट है। इस डिस्टर्बिंग एजेंट को मैं हटाता हूं तो रबर बैंड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। वैसे ही मतलब इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, दैट हैव ए टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और ओरिजिनल को हम लोग मीन पोजीशन यहाँ पर वर्ड कहेंगे। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन, जिस जगह पे वो पहले था उसको हम ओरिजिनल, मीन या रेस्ट पोजीशन कहेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर एक, अगर यहाँ पे एक सोर्स से साउंड क्रिएट करी जाए तो यहाँ पर मीडियम है, एयर है, तो एयर के पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस होगा। आप बोल भी रहे हो तो आप लोग फील कर पा रहे होगे आपके माउथ से एक एयर बाहर निकल रही है।
लंग्स से वो एयर ही है जो आपके थ्रोट में वोकल कॉर्ड के बीच में से होती हुई निकलती है। ठीक है, तो ये जो एयर बाहर आ रही है, दिस एयर जो आपके माउथ से बाहर आ रही है या फिर किसी स्पीकर में वाइब्रेशन हुआ और उसके आसपास की एयर जो है वो हिलनी शुरू हुई। ठीक है, दोनों ही तरीके से समझ सकते हो। एक, अगर हम अपने केस में ले, हम बोल रहे हैं तो हमारे माउथ से एग्जैक्टली एयर बाहर की तरफ थ्रो हो रही है, पुश हो रही है, तो एक प्रेशर लगा रही है। तो मैंने अभी एक वर्ड यूज करा साउंड के लिए, प्रेशर लगा रही है। तो याद रखिए, साउंड वेव इज अ प्रेशर वेव। इसको मैं पढ़ाऊंगा थोड़े टाइम में। ठीक है, साउंड वेव एक प्रेशर वेव है, क्योंकि जिस समय हम बोल रहे हैं तो एयर जो है हमारे माउथ से बाहर जो आ रही है वो एक प्रेशर लगा रही है। ठीक है, किस पर लगा रही है? इसके आगे जो मीडियम होगा उस पर लगाए। तो ये मान लो एक एयर का मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एयर के मॉलिक्यूल। जैसे इस पे प्रेशर लगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा और अगले एयर के पार्टिकल से टकराएगा। इससे टकराने के बाद अगर ये पार्टिकल वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इस तरह के नेचर को हम इलास्टिक नेचर कहते हैं। और जब इलास्टिक नेचर कोई एक वेव दे तो उसे हम इलास्टिक वेव कहते हैं। तो साउंड क्या है? इलास्टिक वेव इसलिए है क्योंकि मीडियम के पार्टिकल जब डिस्टर्ब होते हैं तो आगे की तरफ गए, किसी और मीडियम के पार्टिकल से टकराने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन पे आते हैं। सपोज इट इज अ मीन पोजीशन, तो ये वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आ जाते हैं। अगर इसे दोबारा से डिस्टरबेंस मिला तो फिर ये वापस से आगे जाएंगे। अब इससे टकराया, ये आगे वाले से टकराएगा, फिर ये आगे वाले से टकराएगा। लेकिन एक बात है कि ये जो पहला पार्टिकल जितना जोर से टकराएगा, नेक्स्ट पार्टिकल की टकराने की इंटेंसिटी, एनर्जी कम होगी। इसके अगले की टकराने की इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जैसे क्लासरूम में जो बच्चा सबसे फ्रंट बेंच पर बैठा है उसे ज़्यादा लाउड आवाज़ सुनाई देने वाली, पीछे वाले को कम, क्योंकि ये जो मीडियम पार्टिकल की टकराने की इंटेंसिटी है, वाइब्रेशन है, यहाँ से इससे टकराए तो जोर से वाइब्रेट करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा सोर्स से, तो जिस सबसे एक्सट्रीम में पार्टिकल से टकराने वाला है उसका वाइब्रेशन लेस होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एयर जो है इनको रोक रही है, और इस रोकने की प्रॉपर्टी को कहा जाता है डैम्पिंग। जैसे आप तकिए के ऊपर मुंह के ऊपर तकिया रख के अगर बोलोगे तो आपकी आवाज़ रिड्यूस हो जाएगी। तो जितनी भी सॉफ्ट क्वेश्चनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो साउंड के वाइब्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस करने के कारण वो जो चीज़ है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? इलास्टिक वेव के बारे में। इलास्टिक वेव कैसे ट्रैवल कर रही है, एक बार जरा हल्का सा जल्दी समझते हैं दोबारा से। इस पर डिस्टरबेंस आया, ये अगले से टकराया या वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो ये डिस्टर्ब हुआ, ये आगे वाले से टकराया और वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे अगर ये आ जाते हैं तो दिस टाइप ऑफ वेव आर कॉल्ड इलास्टिक वेव। तो साउंड वेव जो है एक इलास्टिक वेव है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है आप थोड़ा देखेंगे ना बाद में। तो हम प्रेशर वेव को जब समझेंगे, जब मैं समझाऊंगा आपको कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये वाली टर्म से समझाऊंगा, तो उस पर हम लोग आएंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी आपकी कवर, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। बेटा ये बात समझ में आ गई सभी को, मैकेनिकल वेव क्या है और नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? ओके, देन नेक्स्ट हम लोग चीज को समझते हैं कि वेव के अंदर इसकी ट्रैवलिंग के तरीके के अकॉर्डिंग भी इसको दो और तरीके से समझा जाता है। तो देखो, साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्या है, वो यहीं पर है इसका आंसर। देखो, ये जो मीडियम का पार्टिकल था, आपने डिस्टरबेंस क्रिएट करा, तो मीडियम का पार्टिकल क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ, वाइब्रेट करके आगे गया और उससे टकरा के वापस पीछे आ गया। तो देखो, वाइब्रेशन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्स में हो रहा है, नेगेटिव एक्स में हो रहा है, लेकिन हो तो एक्स में रहा है। और वेव जा भी कहां रही है? जहां से साउंड प्रोड्यूस हुई
वहां से वो एक्स डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है, इट इज ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं ऐसा, ठीक है, कि मीडियम के पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है और ट्रैवलिंग ऑफ द वेव, इफ दे आर इन अ सेम डायरेक्शन, इस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। मीडियम के पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है और वेव की जो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है, अगर वो सेम प्लेन में है तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। उसे हम जनरली ऐसा बोल देते हैं, इफ द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, या फिर हम ये कह दें, व्हेन द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। जैसे अगर आप एक बार हल्का सा सोचें वाटर वेव, लेकिन ये देखो ये करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको इमेजिन कराने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। वाटर वेव थोड़ी सी मिक्स्ड टाइप की वेव है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो पानी में जो लहरें उठती हैं वो थोड़ी देखो कैसी हैं। अगर इसे माने वाटर का स्टेगनेंट रेस्ट सरफेस है, इसमें डिस्टरबेंस करा किसी भी कारण से आया, आपने ऊपर से कोई एक पत्थर को गिराया, तो इसमें जो रिपल्स जनरेट होंगे, वो सर्कल बनते हैं ना उनको, अगर उसको आप देखोगे या फिर पानी की लहरों को देखोगे, तो पानी की लहरें ऊपर नीचे उठती हैं ऐसे, और देखोगे वो लहरें ना आगे की तरफ जाती है। जैसे आप समुद्र के किनारे पे हो, सीशोर पे हो, तो आपको दूर से एक वेव दिखेगी, तो दिखेगा कि वो वेव आपकी तरफ धीरे धीरे प्रोपगेट करेगी, बाद में वो इस तरफ आएगी। या पानी की लहरों में अगर किसी जगह दूर लहरें हैं, तो आप पानी के सरफेस पे देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे लहरें आती हुई दिखाई देंगी और किनारे पे टकराएंगी जहां कहीं आप बैठे हो, ठीक है। तो देख रहे हो कि ये तो था वाटर सरफेस का स्टेगनेंट पोजीशन। ये आप अपने घर पे कर सकते हो, किसी बकेट में पानी लो और एक मार्बल छोड़ दो, तो उसमें रिपल जनरेट होंगे, सर्कल्स बनेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे पानी जो है ऊपर नीचे उठेगा, और वो जो आप अगर कह रहे हो बकेट में, तो बकेट में उसकी वॉल की तरफ जाएगा, ऐसे फैलेगा, एक्सपेंड करेगा जैसे एक बबल फैलता है। तो देखो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन क्या हो रहा है, ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो मोशन जिसे कह सकते हैं, ऊपर नीचे। और वेव जा कहाँ रही है, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, या तो पॉजिटिव एक्स में जाएगी या नेगेटिव एक्स में जाएगी। वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है, या तो पॉजिटिव वाई में हो रहा है या नेगेटिव वाई में। तो ये देखो वाई प्लेन, वाई एक्सिस का प्लेन, और प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के प्लेन में, क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं? दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसी वेव जो है उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स, ठीक है। और ये जिसे हम ट्रांसवर्स वेव कह रहे हैं, ये लाइट जो है ये ट्रांसवर्स वेव है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वाटर के अंदर जो रिपल्स जनरेट होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव है, वहाँ मिक्सचर है बेटा। वो एक बस क्या है कि वो इमेजिनेशन दे सकता है, इसलिए उसको समझाते हैं, ठीक है। रिपल जो है पानी के अंदर जो छोटी छोटी लहरें सी जनरेट होती है किसी डिस्टरबेंस के कारण, दैट इज नॉट एट ऑल ए ट्रांसवर्स वेव, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ वेव्स। अब मिक्सचर ऑफ वेव्स आप समझ सकते हो, मतलब आपको देखने में ट्रांसवर्स भी मिलेगा, लेकिन पानी के अंदर उसके पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो लाइट जो है, एक्चुअली लाइट में बेटा ट्रांसवर्स वेव क्या है कि अगर जैसे मानो कि मीडियम के पार्टिकल जो हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये एक दीवार है और ये एक रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी का ये एंड खुला है, ठीक है। अब आपने ना इसे यहां से ऐसे झटक दिया, तो देखो इसमें डिस्टरबेंस यहां क्रिएट हुआ, देखो डिस्टरबेंस तो यहीं क्रिएट हुआ है। तो ये रस्सी जो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो आपको ऐसा देखने को आप लोगों ने कुछ जिम वीडियोस भी देखी होंगी वर्कआउट करते हुए, और सभी को इनको एथलीट्स जो रहते हैं वो ऐसे दो रस्सियों को पकड़ के मूवीज में भी देखा होगा, ऐसे दो रस्सियों को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला जोर से उसे झटकते हैं। तो देखना यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, रस्सी ऊपर नीचे जाती है, लेकिन ये डिस्टरबेंस क्या रस्सी यहीं पे रुक जा रही है? डिस्टरबेंस तो आपने यहाँ दिया, लेकिन ये डिस्टरबेंस इस पूरी रस्सी में पहुंचता है। ये आगे भी रस्सी ऊपर नीचे ऐसे करते हुए जाती है, बट ये है यहाँ पर इसका
ऊपर और नीचे वाला जो मोशन है जिसे हम वाइब्रेशन कह रहे हैं वो ज्यादा होगा, आगे जाते जाते इसका वाइब्रेशन कम हो जाएगा। ऐसा कुछ देखने को मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे और ले सकते हो कि रस्सियां हैं, रस्सी जो है वो आपकी घर पे दीवार पे कपड़े सुखाने वाली, उसे डिस्टर्ब करके देखिए किसी एक जगह से, मिडल से मत करना, साइड से करके देखना। आप यहाँ डिस्टरबेंस कर रहे हो, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और ये डिस्टरबेंस इस रस्सी में, यहाँ पे आपने डिस्टरबेंस जनरेट किया, बट ये डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर गया और इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर गया। तो देखो वाइब्रेशन जो हो रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, और ये जो डिस्टरबेंस है जिसे हम वेव कहते हैं, डिस्टरबेंस जा रही है एक्स डायरेक्शन में। तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इसे ही ट्रांसवर्स कहते हैं। ये वाला केस आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे जो मैंने पहले बताया था। जिम वर्कआउट में आप लोगों ने कोई वीडियो देखी होगी, नहीं तो आज जैसे डालना, ठीक है। कोई भी मूवीज़ हैं, बहुत सारी मूवीज़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक रस्सी एक तरफ से बंधी हुई है, विराट कोहली की भी बहुत सारी वीडियो दे रखी है नेट पर। तो एक रस्सी एक तरफ से बंधी है, एक तरफ से ओपन है, उसे पकड़ के जब जोर से झटकते हैं तो ये रस्सी ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, इसे टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रही है। लेकिन ये जो डिस्टरबेंस यहाँ क्रिएट हुआ, ये आगे कहाँ जा रहा है, पूरी रस्सी में जा रहा है। तो रस्सी तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा, समझ में आया ये? ठीक है, थोड़ा सा पानी की लहरों को और इमेजिन कर लेना, क्लियर हो जाएगा। पानी की लहरें ऊपर नीचे उठती हैं और वो पानी की लहरें ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ जब उठती हैं और ट्रैवल करेगी, या तो मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव एक्स राइट में ट्रैवल कर रही होगी या तो लेफ्ट में ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है। ये एक प्लेन कंसीडर करना, आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ एक डायरेक्शन, प्लेन का मतलब हो गया एक्स हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शन हो गया सरफेस के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन हो गया सरफेस के पैरेलल। तो हल्का सा आप इस चीज को समझ पाओगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। बेटा क्लियर हो गया अभी ट्रांसवर्स वेव, जिस बच्चे का डाउट था ट्रांसवर्स वेव का? ओके, सो ट्रांसवर्स वेव आपका हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका यहाँ पर हो गया। तो इधर से ये क्वेश्चन देखो बन जाते हैं कि साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव का एक और नाम भी है प्रेशर वेव, इसको हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार कवर करते करते चल रहे हैं। प्रेशर वेव बस इसलिए कहते हैं, थोड़ा सा आइडिया भी देता हूँ कि आज की क्लास में थोड़ा आइडिया लग जाए, कि इसमें ना मीडियम के पार्टिकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। एक छोटा सा रीजन ऐसा होगा जैसे इसका डिस्टरबेंस हुआ, तो ये इससे टकराने जब आया तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक हैं, ठीक है। जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं तो ये रीजन में क्या हो गया, हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको आप गैस की इक्वेशन से समझ सकते हो, PV इक्वल्स टू MRT से समझ सकते हो, ठीक है। इस छोटे से वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, M मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो साउंड वेव जब ट्रैवल करती है तो हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन बनाती भी जाती है। तो जो रीजन जहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं वो होता है हाई प्रेशर रीजन, ठीक है, हाई प्रेशर रीजन। और इस हाई प्रेशर रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। एक तरीके से समझ लीजिए कि मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आके हैं, फिर ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, फिर ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे समझ लीजिए जो फिंगर्स हैं, ये 4 पार्टिकल्स हैं, डिस्टरबेंस यहाँ से क्रिएट हुआ, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, इससे टकराया, अब इलास्टिक वेव है तो वापस ऐसे आएंगे। तो साउंड वेव कुछ ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, मीडियम पार्टिकल एक दूसरे से टकराए दूर चले गए, एक दूसरे से टकराए दूर चले गए, एक दूसरे से टकराए दूर चले गए। तो जब ये एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो ये अब प्रेशर बढ़ गया इस रीजन में, ठीक है। अब जब ये वापस से एक्सपेंड करेंगे तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया उस रीजन में, ठीक है।
तो इस तरीके से इसे प्रेशर वेव, इस पे बाद में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, प्रेशर वेव के ऊपर पूरे डिटेल में भी पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट बात आती है थर्ड पॉइंट, स्पीड की।